नमस्कार। आज हम सभी लोग 2 नवंबर 2020 सूचना के अधिकार के प्रयोगों और अपने अनुभव जो हम समझ पा रहे हैं, जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं इस कानून से, उसके विषय पर चर्चा करने के लिए इस कार्यशाला का शुभारंभ कर रहे हैं। हम सभी के बीच पिछले 230 दिनों में 10 डेज बैक टू बैक सीरीज के माध्यम से लगभग 200 से ज्यादा लोगों को प्रेरित करने, उनके जीवन में थोड़ा परिवर्तन आए, इसके लिए प्रयास किया गया। 150 से ज्यादा लोगों ने इस पब्लिक स्पीकिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप के स्पेसिफिक फॉर्म को भरकर अपनी कंसेंट प्रोवाइड की है कि हाँ, इस तरह के कार्यक्रम निश्चित रूप से होने चाहिए। पिछली वर्कशॉप के दौरान लगभग 22 लोगों को हम लोगों ने अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। पिछली वर्कशॉप एक्ट एंड आर्ट में ही कम से कम 25 बच्चों ने अपने को प्रेजेंट किया। ये सारे कार्यक्रम केवल सोशल मीडिया इंटरेक्शन के तौर तरीकों को स्वीकार करके अपनाकर हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रकल्प हैं जिसपे अभी हमें काम करना बाकी है। किस तरीके से टैग का उपयोग करना, कैसे हम लोग हैशटैग के माध्यम से बहुत सारे विषयों पर अपनी राय पहुंचा सकते हैं अनेकों लोगों तक, और राइटिंग एबिलिटी किस तरीके से इंप्रूव की जाए। अभी हम लोग सिर्फ स्पीकिंग और डेडिकेटेड स्पीकिंग को कैसे सीखा जाए, पब्लिक में कैसे प्रेजेंट किया जाए, इसको कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे ऐसे तौर तरीके हैं जिसका प्रयोग हम लोग अभी करेंगे, अपनी कार्यशालाओं में अपने बच्चों को सिखाएंगे। आज के सेशन में 10 डेज बैक टू बैक, जिसमें कि हम लोग सूचना के अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एंड इट्स एक्सपीरियंसेस पर करने जा रहे हैं। ये हमारी कार्यशाला का 11वां भाग है। 11th वर्कशॉप में हम लोगों ने इस विषय को क्यों चुना, इसके पीछे क्या बात है कि क्यों इस विषय की आवश्यकता पड़ी। सच्चाई यह है कि हम लोग एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, शिक्षा पर काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ पब्लिक स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी चर्चा करके लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो हम लोगों के द्वारा उठाए गए इस सोशल मीडिया के माध्यम से जो शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है, इसको बल प्रदान करने में अपना सहयोग करें। निश्चित रूप से इस कार्य को अगर एक अच्छा बड़ा आयाम देना है तो हमारे साथ अनेकों लोगों की मानव श्रृंखला, वो भी टैलेंटेड, जो कि इन चीजों को, जो छोटे मोटे तौर तरीके हैं, उनको आत्मसात करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हों। उन सभी लोगों को हम लोग वर्कशॉप के माध्यम से बोलने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, और उनको अपने प्रोजेक्ट में एक ऐसा मौका देकर जिससे कि उनकी झिझक टूटे और वो बोलना शुरू करें और वो अपना पढ़ाने वाला कार्यक्रम शुरू करें। पिछले 230 दिनों में जितना भी प्रयास हुआ वो आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से पब्लिक में उसको हाथों हाथ स्वीकार किया जा रहा है, कैसे डिफरेंट न्यूज़पेपर्स ने उस चीज को उद्धृत किया, इसको प्रेरित किया कि लोग इसको स्वीकार करें। मोटो ऑफ दिस इनिशिएटिव इज स्टोरी टेलिंग। आपने प्रधानमंत्री जी को अपनी मन की बात के कार्यक्रम में स्टोरी टेलिंग के महत्व को बताते हुए सुना होगा। निश्चित रूप से स्टोरी टेलिंग एक ऐसी पद्धति है जिसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी जानकारी की चीजों को समाज के सामने कहानियों के माध्यम से हम सब लोग रखते हैं, और इन चीजों को बहुत आसानी से हमारा मस्तिष्क स्वीकार करता है, आत्मसात करता है। आज हम लोग इस वर्कशॉप के माध्यम से, इनकी कहानियों के माध्यम से, इसमें आने वाले एक्सपर्ट की कहानियों के माध्यम से, उनकी स्पीचेस के माध्यम से हम लोग समाज के सामने अच्छाई और अच्छा कैसे बने, अपने व्यक्तित्व में कैसे सुधार करें, और समाज के विभिन्न प्रकल्पों पर घर बैठे कैसे काम आए, यह सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। आप सभी के सामने मैं अवेयरनेस पर जब बात करता हूं तब मुझे पता है
कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों के प्रति अवेयर हैं लेकिन प्रेजेंट नहीं करते। हमारा पहला प्रयास यही होता है कि आप प्रेजेंटेबल होइए, व्यक्त करना शुरू करिए और सॉल्यूशन प्रोवाइड करिए। समस्याएं बताने वाले बहुत सारे ऐसे लोग आपके आसपास मिल जाएंगे जिनके पास इतनी बड़ी सोच है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, इसको बता सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल शिकायती हैं, केवल आलोचना करते हैं, उनके पास सॉल्यूशन नहीं। हम सब लोग पब्लिक स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एजुकेशन के लिए इस तरह से समस्याओं को उठाकर और उनके ऊपर काम करके कोशिश कर रहे हैं कि सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। हम लोगों के साथ यह जब कानून है सूचना का अधिकार, यह नागरिकों का कानून है, नागरिकों के लिए। इसके अलावा यह एक फीडबैक सिस्टम के रूप में भी काम करता है। यह सरकार के लिए एक आंख का काम करता है कि हमारे किस कार्यालय में, किस विभाग में कितनी अधिक आरटीआई पड़ रही है और उसको हमें और अच्छे से ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। यह निश्चित रूप से एक उम्मीद, होप का क्रिएशन भी है। इसलिए हम लोगों ने सूचना के अधिकार और हमारे अनुभव विषय पर कार्यशाला आयोजित की है। बहुत सारे बच्चे जो हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं संभवतया अपने को प्रेजेंट करेंगे। इस कार्यक्रम में हम उन्हें भी देखेंगे। इनके अलावा हम लोग एक्सपर्ट की एक श्रृंखला, जिसमें कि हमारे बीच कल अनूप देशबंधु जी, जो कि माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में उपस्थित है, वो लाइव होंगे। 4 तारीख को एक सोशल रिफॉर्मर विजय वर्मा जी, जो वाराणसी के ही हैं लेकिन विश्व पटल पर छाए हुए हैं सूचना के अधिकार और सोशल रिफॉर्म के मामले में, वो रहेंगे। 5 तारीख को संभवतः हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ देवरिया के सिंघम नाम से जाने जाने वाले राम वृक्ष यादव जी, जो वहां एक टीएसआई के पद पर कार्य कर रहे हैं और समाज के लिए एक उच्च मानदंड कैसे स्थापित हो, इसके लिए भी समय समय पर अपनी टॉक प्रोवाइड करते हैं, अपनी बातें रखते हैं, अपने कार्यों से समाज को दिखाते हैं, वो रहेंगे। 6 नवंबर को हमारे साथ वरिष्ठ प्रोफेसर राजनाथ सिंह जी रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने यहीं से उन्हें और उनकी बातों को हम लोग सुने और एक राय बनाएं कि सूचना का अधिकार क्या उपयोगी सिद्ध हो रहा है और इसमें कितना और परिवर्तन और उम्मीदें जोड़ सकते हैं। 7 नवंबर को हम लोग बहुत सारे लोगों की स्टोरीज को कवर करने की कोशिश करेंगे। उनकी टेल क्या है सूचना के अधिकार के विषय में, वह करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। पुनः 8 नवंबर को डॉक्टर शैलेश तिवारी जी, जो एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं सब्जी अनुसंधान केंद्र में, उनके साथ हम लोग जुड़ेंगे और सूचना के अधिकार पर एक वैज्ञानिक दृष्टि क्या है उसको भी समझेंगे। 9 को हमारे बीच एक सीनियर एडवोकेट, जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में और बार के सेक्रेटरी के पोस्ट पर भी हैं और शिक्षा के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फ्री एजुकेशन, फीस माफी कैसे हो, इसके लिए काफी बड़ा जन आंदोलन तैयार कर रहे हैं। माननीय संजीव पांडे जी हम लोगों के बीच में रहेंगे। 10 तारीख को एडवोकेट बीबी सिंह सर, जो कि महामना प्रांगण से ही निकले हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स के पद पर हैं, उनको हम लोग सुनेंगे। और इस तरीके से इस यात्रा में हम लोग बहुत सारे अच्छे लोगों को सुनकर सूचना के अधिकार में क्या संभावनाएं छुपी हुई हैं समाज के लिए, उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक मौका हम लोग देंगे बहुत सारे लोगों को समाज के सामने अपनी बात रखने का। यही तो है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक के बीच में, पब्लिक के लिए क्या
हम लोग कह सकते हैं जो कि उनको फायदा दे, उनको एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दे कि किस तरीके से वो लोग अपना संभावनाओं को सुधार कर सकते हैं, कुछ उम्मीदों को रख सकते हैं, कुछ परिवर्तन की तौर तरीकों को सीख सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग पर हम लोग बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक अवयव है, एक आउटकम है पब्लिक स्पीकिंग का। आज सूचना के अधिकार के विषय में जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तब यह विषय ऐतिहासिक है कि 1766 में पहली बार सूचना का अधिकार लॉ स्वीडन में डेवलप किया गया। उसके बाद 20 सालों के बाद 1966 में यूएस द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया, नॉर्वे में 1970 में, फ्रांस और नीदरलैंड में 1978 में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा में 1982 में, डेनमार्क में 85 में और ग्रीस, ऑस्ट्रिया, इटली में 1990 आते आते इंप्लीमेंट हुआ है। हमारे देश के बारे में जब हम सूचना के अधिकार के विषय में चर्चा करते हैं, तब 1975 में पहली बार ऑनरेबल जस्टिस के मैथ्यू उत्तर प्रदेश सरकार के विषय में निर्णय देते समय फर्स्ट टाइम द राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ सिटीजन अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, सरकार के कार्यों के विषय में जानकारी होने का अधिकार जनता को होना चाहिए, इस विषय पर पहली बार के मैथ्यू साहब ने रखा था। उसके बाद 1982 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक केस में इस बात का उल्लेख हुआ, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जिसमें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड विद इन इट्स स्कोप राइट टू इंफॉर्मेशन। हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के अंतर्गत हमें राइट टू इंफॉर्मेशन होना चाहिए, इस तरह का ऑर्डर। फिर 1987 में कुलवाल एंड जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत राइट टू इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने की बात कही। इन सब चीजों को लेकर समाज धीरे धीरे जागरूक होता है और एक बड़ा प्रकल्प तैयार होता है, सूचना का अधिकार। कानून बनने में समय लगा, लेकिन काफी लंबा समय बिताने के बाद इस कानून की रचना हो पाई। इसके लिए मजदूर किसान शक्ति संगठन ने भी 1994 में काम किया। फिर आरटीआई लॉ के लिए 1996 में फॉर्मुलेटेड इनिशियल ड्राफ्ट, कोई नेशनल कैंपेन फॉर पीपुल्स आरटीआई बनाया गया। तमिलनाडु सरकार पहली बार आरटीआई लॉ 1997 में हम लोगों को उपलब्ध कराई और इसके बाद आरटीआई एक्ट फुल्ली ऑपरेशनल हुआ अक्टूबर 12, 2005। ये तो है तारीखें और इस कानून की क्षमताओं के बारे में पहले ही निर्णय दिया जा चुका है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके बाद इस कानून को बनाया गया। क्या यह कानून हमारे आगे जो संभावनाएं हैं उसको पूरा करने में सहयोगी सिद्ध हो रहा है? इसका मूल उद्देश्य क्या है? इन चीजों पर यदि हम बात करें, तब मूल उद्देश्य जो श्री नीरज कुमार गुप्ता जी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में हमें बताया है, एम्पावर द सिटीजन। पहला ही ऑब्जेक्टिव है इस कानून का कि हमें अपने देशवासियों को एम्पावर करना है, उन्हें सक्षम बनाना है। वह जानकारी रखेंगे और फिर उस जानकारी का उपयोग, सदुपयोग वह करेंगे। दूसरी आधारशिला, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। सरकारों में एक ट्रांसपेरेंसी रहे, भ्रष्टाचार का अंत हो और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी रहे, एक भय रहे, एक व्यवस्था के प्रति रहे कि हमसे पूछा जा सकता है। कंटेंट करप्शन,
करप्शन को पूरी तरह से तो कभी खत्म करने की बात हो ही नहीं सकती, मानव से बना हुआ समाज है, लेकिन कंटेन करना है, रोकना है, कम करना है, थामना है इस करप्शन। मेक अवर डेमोक्रेसी वर्क फॉर पीपुल इन रियल सेंस। यह हमारी जो सरकारें हैं, जो हमारा तंत्र है, वह सामान्य लोगों के लिए काम कर पाए, ऐसा एक माहौल बनाना, और गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी रखे और महसूस करे और आगे इसको। तो हम लोगों के बीच में इन विषयों पर जब हम लोग ये सामान्य बातें हैं, हम लोग जानते हैं, इन चीजों पर चर्चा करने के लिए, इन चीजों को समझने के लिए जब हमारे बड़े हम लोगों के साथ रहेंगे, तो निश्चित रूप से यह कार्यक्रम पब्लिक स्पीकिंग और पर्सनल ब्रांडिंग से ऊपर हटकर समाज के किस तरीके से हम काम आ सकते हैं, यह बताएगा। कानून तो हम सब लोग जानते हैं, हमें क्या मिलता है, एक मटेरियल, एक डॉक्यूमेंट, एक नोट्स हम लोग ले सकते हैं, मांग सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन जो हो, एग्जिस्ट करती हो, वह प्रोवाइड होगी, क्रिएट नहीं की जा सकती। इसमें बहुत सारे प्रोविजन है, सेक्शन है, और डिफरेंट सेक्शंस के अपने उपयोग हैं। क्या ले सकते हैं, न देने पर सूचना, क्या पेनाल्टीज है, बहुत सारे लोगों को पेनाल्टीज भी हुई है, लोग जानते हैं। बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं जिसमें हम लोगों ने देखा है कि वह सूचना नहीं प्राप्त हो सकी है, उसके लिए भी इसमें जगह है कानून में। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे अभी भी सुधार की गुंजाइश है, काम हो सकता है। और आपको सबसे बड़ा ताज्जुब यह होगा कि कानून बनने के 15 साल से ज्यादा हो गए हैं। अब 5 अक्टूबर को अगर कानून बना है और अक्टूबर बीत गया, तो 15 साल से अब ज्यादा हो गए, लेकिन अभी भी केवल 2% लोग भी इस कानून का उपयोग आज तक नहीं किया। इस तरीके से जहां जिस देश में समस्याओं का इतना अंबार हो, जहां बहुत सारी संभावनाएं अभी रास्ते में हो, वहां पर यदि जनता से जुड़े हुए कानून का 10 रुपए में प्राप्त हो सकने वाले अधिकार का प्रयोग भी केवल 2% से कम लोग करते हों, तो आप खुद सोचिए कि इस कानून पर चर्चा, इस कानून को मोटिवेशन का पार्ट बनाना कितना आवश्यक है। अधिक लोग यदि आरटीआई करेंगे तो हमारी सरकारें एनालिसिस करेंगी कि किस विभाग में सबसे ज्यादा आरटीआई पड़ रही है, कहां ऐसा जगह है जहां की कुछ ज्यादा ही खोज खबर ली जा रही है, और ऐसी स्थिति में उस विभाग का पूरा रिनोवेशन और मॉडलिंग चेंज हो सकती है। इस कानून ने हमें यह भी अधिकार दिया है कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट पर प्रोवाइड रहनी चाहिए। हर विभाग अपने लिए एक निश्चित दायरा तय करता है कि हमें ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पर अपलोड करनी ही है। उसका भी रखरखाव और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना सुनिश्चित करना डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी हो चुकी है। इस तरीके से हम लोग अपनी फंक्शनिंग को, आर्गुमेंट को और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को इस कानून के माध्यम से सही करने में सक्षम हो पा रहे। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसमें यह भी आता है कि कुछ लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस कानून का दुरुपयोग भी करते हैं। इस कानून को हथियार बनाकर किसी को ब्लैकमेल करना, किसी को परेशान करना, किसी को बदनाम करना, यह भी होता है। ऐसी चीजों से इस अच्छे कानून की उपयोगिता के पर कतरने की भी तैयारी होने लगती है। इस तरीके से किस तरीके से सही तौर तरीकों से अच्छी चीज का उपयोग करके लंबे समय तक हमें उसका लाभ उठाना चाहिए, इन चीजों को भी समझना जरूरी है। कोई एक अच्छी चीज मिली हुई है, लेकिन उसका विवश रूप यदि कोई गलत तरीके से दुरुपयोग करता है
तो वह जो 98% लोग अभी आज तक उसका लाभ नहीं उठाए हैं, उनकी संभावनाओं को वो छीड़ करेगा। तो हम लोग इस कार्यशाला में बहुत सारी अच्छी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच अनुभव के धनी लोग आएंगे और हमसे जुड़कर चर्चा में हम लोग उनसे चर्चा करके अपने लोगों के लिए एक होप, इस सूचना के अधिकार और हमारे अनुभव विषय पर प्राप्त करेंगे। 10 डेज बैक टू बैक श्रृंखला में हम लोग ऐसे ही अच्छे विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। आप सभी लोग यदि पब्लिक स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए इच्छुक हो, सीखना चाहते हो, क्यों जरूरी है इसके विषय को हम लोग और कहीं बताएंगे, लेकिन अगर सीखना चाहते हो तो आप लोग अपना मैसेज कमेंट जरूर करें। थैंक यू।